भाग-दौड़ भरी जिंदगी में क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि बस सब कुछ रुक जाए और कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाए? हम दिन भर इतने शोर-शराबे और सूचनाओं से घिरे रहते हैं कि मन एक भट्टी की तरह लगातार जलता रहता है। कभी आपने गौर किया है, जब आप रात को बिस्तर पर जाते हैं, कमरा तो शांत होता है पर आपके दिमाग में मानो रेडियो चलता रहता है। यही हमारी समस्या की जड़ है। बाहरी शोर से ज्यादा हम अपने अंदर के शोर से परेशान हैं। हम दिन भर इतने शोर शराबे और गतिविधियों में उलझे रहते हैं कि मन को सचमुच आराम नहीं मिलता। नतीजा, तनाव, बेचैनी, नींद न आना और एक अधूरापन सा महसूस होना। क्या वाकई परम शांति पाना संभव है? ओशो कहते हैं, हाँ, बिल्कुल संभव है। और इसकी कुंजी है ध्यान और मौन की कला में पारंगत होना। ओशो के अनुसार ध्यान का सीधा सा अर्थ है अपनी चेतना को वर्तमान क्षण में लाना और जो है उसे बस देखना। ध्यान कोई पूजा पाठ या जप नहीं, बल्कि एक अवस्था है जिसमें हम दृष्टा बन जाते हैं। आमतौर पर हमारा मन एक बंदर की तरह कभी शांत नहीं बैठता। पिछली यादों या भविष्य की चिंता में उछलता कूदता रहता है। ओशो समझाते हैं कि मन एक औजार की तरह है, एक बेहतरीन सेवक, लेकिन बेहद खराब मालिक। यदि मन को काबू में न रखा जाए, तो यही आपके ऊपर हावी होकर शांति छीन लेता है। ध्यान का उद्देश्य है मन को उसके सही स्थान पर बिठाना, उसे नियंत्रक की गद्दी से हटाकर एक उपकरण मात्र बना देना। ध्यान में हम मन को दबाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक तरफ खड़े होकर उसे देखने लगते हैं। ये सुनने में सरल लग सकता है, लेकिन अभ्यास करने पर पता चलता है कि मन लगातार भाग रहा है और हम उसे देखना भूल जाते हैं। ओशो मुस्कुराकर कहते हैं कि जब आप पहली बार ध्यान करने बैठते हैं, तो लगता है मन और ज्यादा शोर करने लगा है। दरअसल वो शोर पहले से था, अब आप उसे सुनने लगे हैं। आंतरिक मौन क्या है? क्या ये विचारों की पूर्ण अनुपस्थिति है? ओशो बताते हैं कि मौन का अर्थ सिर्फ इतना नहीं कि कोई ध्वनि ना हो। सच्चा मौन तो तब है जब विचार हों, लेकिन वे आपको बाधित न करें। जैसे समंदर की तह में गहरा शांत पानी होता है, जबकि ऊपर लहरें हलचल मचाती रहती हैं। जीवन में पूर्णतः विचारहीन स्थिति भी आती है, लेकिन वो ध्यान का एक उन्नत चरण है। शुरुआत में हमें ये सीखना है कि विचार आए या जाए, हम उनकी दौड़ में खुद को घसीटे नहीं। मौन का अर्थ है मन का साक्षी होना, एक ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। ओशो एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया और पूछा, मुझे शांति चाहिए, क्या करूं? बुद्ध ने उसे एक तालाब से पानी लाने को कहा। जब वो व्यक्ति पानी लेने पहुंचा तो देखा कि अभी अभी बैलगाड़ियां गुजरी थीं और पानी गंदला हो गया था। वो बिना पानी लिए लौट आया और बुद्ध को बताया कि पानी गंदा है। बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुको। कुछ समय बाद बुद्ध ने फिर उसे पानी लाने को कहा। इस बार उस व्यक्ति ने देखा कि तालाब का पानी कुछ बैठ गया है, पर अभी भी पूरी तरह साफ नहीं था। वो फिर खाली लौट आया। बुद्ध ने मुस्कुराकर फिर इंतजार करने को कहा। थोड़ी देर बाद तीसरी बार जब वो तालाब पर गया, तो पानी एकदम स्वच्छ था। सारी गंदगी तली में बैठ चुकी थी। वो साफ पानी भर कर ले आया। बुद्ध ने समझाया, मन भी इस तालाब की तरह है। तुम उसे मथोगे तो वो और गंदा होगा। उसे बस शांत बैठने दो, समय दो, सब स्वतः साफ हो जाएगा, मौन प्रकट हो जाएगा। ये कहानी ओशो अक्सर रेफरेंसेस करते हैं, ये समझाने के लिए कि ध्यान में धैर्य और सहजता कितनी महत्वपूर्ण है। हम जोर जबरदस्ती से मन को चुप नहीं करा सकते, बस एक शांत दर्शक बनकर प्रतीक्षा कर सकते हैं। जब हम नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे हमें उन चमत्कारी लाभों का अनुभव होने लगता है जिनकी ओशो बात करते हैं। सबसे पहला लाभ है मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति। दफ्तर की परेशानी हो या परिवार की जिम्मेदारियां, रोज थोड़ा मौन बैठने से मन खुलने लगता है और समस्याओं को लेकर स्पष्टता आने लगती है। दूसरा लाभ, नींद में सुधार। जब दिन में आप अपने विचारों को शांत होने का समय देते हैं, तो रात में वे सपनों के माध्यम से आपको परेशान नहीं करते। तीसरा, रचनात्मकता में वृद्धि। मौन मन एक खाली कैनवास की तरह होता है, जिस पर नई कल्पनाएं उभर सकती हैं। जो कलाकार, वैज्ञानिक या लेखक ध्यान करते हैं, वे अक्सर बताते हैं कि उनकी प्रतिभा में निखार आता है, क्योंकि ध्यान उन्हें नई अंतर्दृष्टि से जोड़ता है। चौथा लाभ, संबंधों में सुधार। जब हमारा चित्त शांत होता है, हम दूसरों को बेहतर सुन पाते हैं, समझ पाते हैं
और प्रतिक्रियात्मक होने की बजाय उत्तरदायी बन जाते हैं। कुल मिलाकर, ध्यान हमारे जीवन के हर पहलू में गुणात्मक सुधार ला सकता है, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व की बुनियाद को मजबूत करता है। अब सवाल उठता है कि ध्यान को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं? ओशो ने ध्यान के अनेकों प्रयोग बताए हैं, जिनमें से आप अपना अनुकूल तरीका चुन सकते हैं। इसलिए ओवरथिंकिंग को खत्म करने के लिए सबसे पहला कदम है अपने भीतर की आवाज सुनना और उसे सही दिशा में बदलना। यही वह रास्ता है जो हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास की ओर ले जाएगा। जब हम ओवरथिंकिंग के दुष्चक्र से बाहर निकलने की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होता है कि यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। हमारी सोच को नियंत्रित करना और उसे सही दिशा में मोड़ना समय और अभ्यास की मांग करता है। एक तरफ जहां ओवरथिंकिंग हमारी मानसिक शांति को चुराती है, वहीं दूसरी तरफ यह हमारी जीवन की ऊर्जा को भी खत्म कर देती है। जब हम ज्यादा सोचते हैं, तो हम न केवल अपने शरीर और मन को थकाते हैं, बल्कि अपनी कार्य क्षमता को भी कम करते हैं। हम कई बार अपने आसपास के वातावरण और स्थितियों से ज्यादा प्रभावित होते हैं, जिससे हम हमेशा अपनी सोच के जाल में उलझे रहते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला कदम है यह समझना कि हमारी सोच अक्सर अनियंत्रित होती है और यह हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो हमारी चिंता और तनाव कम होते जाते हैं। यह कोई तात्कालिक समाधान नहीं होता, बल्कि एक दीर्घकालिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि ध्यान और मानसिक शांति की अन्य तकनीकें इतनी प्रभावी साबित होती हैं। ध्यान, जैसा कि सद्गुरु भी बताते हैं, हमें हमारे विचारों से एक दूरी बनाने की शक्ति देता है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम केवल विचारों के प्रवाह को अवलोकन करते हैं, बजाय इसके कि हम खुद को उसमें पूरी तरह से घेरने दें। यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल अपने विचार नहीं हैं, और हम इन विचारों के परे भी एक गहरी शांति और संतुलन अनुभव कर सकते हैं। अब सोचिए, एक इंसान जो पूरी तरह से अपने विचारों और चिंताओं में उलझा हुआ है, वह कैसे अपने आसपास की चीजों को देख सकता है, या कैसे वह किसी व्यक्ति से सच्ची बातचीत कर सकता है, जब उसका पूरा ध्यान अपने ही मानसिक जाल में बंधा हो। इस स्थिति में उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही प्रभावित होते हैं। यह केवल एक मानसिक समस्या नहीं होती, बल्कि यह शारीरिक बीमारियों का कारण भी बन सकती है। उदाहरण के तौर पर, जब हम ओवरथिंक करते हैं, तो हमारे शरीर में तनाव हार्मोन, जैसे कि कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, जो लंबे समय तक रहने पर शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर सकता है। इसका असर हमारी त्वचा, पाचन तंत्र, नींद और यहाँ तक कि हमारे दिल की धड़कन पर भी पड़ता है। इसलिए ओवरथिंकिंग का इलाज केवल मानसिक शांति में नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल में भी है। ओवरथिंकिंग और मानसिक विकारों का संबंध सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविक समस्या है जिसे हमें हर रोज अपने जीवन में महसूस होता है। जैसे कि किसी को अचानक से पैनिक अटैक आ जाना, या किसी से जुड़ी सामाजिक चिंता की स्थिति का सामना करना, यह सभी समस्याएं ओवरथिंकिंग के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। जब हम हर छोटी छोटी बातों को लेकर अत्यधिक चिंतन करते हैं, तो यह स्थिति हमारे मानसिक तंत्र को तो कमजोर करती ही है, साथ ही यह हमारी आत्मविश्वास की नींव को भी हिला देती है। यही वजह है कि अगर किसी को लगता है कि वह मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है, तो उसे बिना समय गंवाए पेशेवर मदद लेनी चाहिए। लेकिन जब हम यह समझते हैं कि ओवरथिंकिंग हमारी समस्या नहीं है, बल्कि यह एक आदत है, तो इसे बदलने की दिशा में पहला कदम उठाना बहुत आसान हो जाता है। अपनी सोच के प्रति जागरूकता, चिंता की आदतों से छुटकारा और मानसिक संतुलन को हासिल करने के लिए छोटे छोटे बदलाव शुरू करना ही एक लंबी यात्रा की शुरुआत है। एक बार जब हम अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो जाते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अब चिंता और डर की बजाय हम अपने जीवन के हर पल का आनंद लेने के लिए तैयार होते हैं। हमेशा याद रखें कि हम केवल हमारे विचार नहीं हैं। हमारे भीतर वह शक्ति है जो हमें अपने विचारों से परे जाकर जीवन की वास्तविकता को समझने में मदद करती है। ये शक्ति ध्यान, आत्मविश्लेषण और मानसिक संतुलन के अभ्यास से प्राप्त होती है। जब हम ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो हम केवल अपनी मानसिक शांति को नहीं बढ़ाते, बल्कि हम जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को भी बदलते हैं। इसीलिए ओवरथिंकिंग को छोड़कर हर व्यक्ति को अपने जीवन के हर पल को सचेतन और बिना डर के जीने का प्रयास करना चाहिए।
हमें यह समझना होगा कि जिन चीज़ों के बारे में हम अक्सर चिंता करते हैं, वे या तो कभी नहीं होती या फिर वे हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जो चीज़ हमारे हाथ में है, वह है हमारे विचारों का मार्गदर्शन। जब हम अपनी सोच को शांत रखते हैं और उसे एक सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो न केवल हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को एक नए उत्साह और उद्देश्य के साथ जीने में सक्षम होते हैं। इसलिए, अगर आप भी ओवरथिंकिंग के चक्र में फंसे हुए हैं, तो इसे छोड़ने का समय आ गया है। अपने भीतर की शांति की ओर कदम बढ़ाइए, अपनी सोच को नियंत्रण में लाइए और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखिए। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से संभव है। आप अपनी सोच को अपनी शक्ति बना सकते हैं, न कि अपनी कमजोरी। बस इस प्रक्रिया में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें और आप देखेंगे कि ओवरथिंकिंग की बाधाएं एक दिन पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी।